पक्ष भी हैं, ऐसा भी कुछ है। और उसके बाद फिर इसका जो हमने प्रस्ताव किया है जनमत संग्रह का ड्राफ्ट, उसके बारे में चर्चा करनी है, और फिर फाइनली क्या फ़ायदा होगा भारत में, परिवर्तन कैसे आएंगे भारत में अगर ये कानून आ जाता है तो हथियारों के प्रकार की बात करें तो हम सभी जानते हैं, हमने अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना है, टीवी में भी देखा है कि हमारे पुराने समय में लोगों के पास तीर धनुष हुआ करते थे, और भाले हुआ करते थे, तलवारें हुआ करती थी, इस तरह के बहुत सारे हथियार हुआ करते थे उस समय के हिसाब से, जो उस समय पूरी दुनिया में प्रचलन में था। तो हमारे यहाँ भी प्रचलन में था वो चीज़ और हर घर में लगभग हुआ करता था ऐसे हथियार। फिर आज के समय में देखा जाए तो आज के समय में भी हमारे आसपास बहुत सारे हथियार हैं, जैसे कि ईंट पत्थर भी एक तरह का हथियार ही है, इसका भी लोग इस्तेमाल करते हैं मारने में एक दूसरे को। और लाठी एक काफ़ी अच्छा हथियार माना जाता है, खासकर से आज भी गांव गांव वगैरह में, जहाँ पर लोग घर से निकलते हैं, बाहर जाते हैं तो लाठी लेके चलते हैं। और इसके बाद फिनाइल है, एसिड है, ये सब भी हथियारों की तरह इस्तेमाल होते हैं। लोग खुद कुछ लोग खुद को मारने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, सुसाइड जिसे कहते हैं, और कुछ लोग दूसरों को मारने के लिए भी करते हैं। चाकू छुरी के बारे में सभी जानते हैं, इसका भी इस्तेमाल होता है हथियार के रूप में। उसके बाद साड़ी है, अब साड़ी का भी बहुत इस्तेमाल होता है मारने के लिए, फांसी का फंदा बना के, रस्सी है, दुपट्टा है, ये सब भी का भी होता है। तो ये थोड़ा सा ये पिछले इसी साल का 2020 की 4 रिपोर्ट्स हैं, जिसमें 4 अलग अलग जगहों पर लोगों ने साड़ी से फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। तो ये साड़ी से मतलब होने वाली मौतों की जानकारी है, और भी आप गूगल करेंगे तो बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी, साड़ी से कितने लोग हर साल मरते हैं फांसी लगा करके। तो ये भी मतलब कहने का मतलब है कि ये ऐसे ऐसे हथियार है जो हमारे आसपास हमेशा रहते हैं। लेकिन अब बात है कि जब इतने सारे हथियार हमारे पास पहले से हैं, साड़ी है, रस्सी है, और इसके अलावा जैसा बताया मैंने फिनाइल है, एसिड है, चाकू है, तो फिर हमें बंदूक क्यों चाहिए? हमें आखिर बंदूक की मतलब ज़रूरत क्या है जब इतने सारे हथियार पहले से हैं? तो उसका कारण क्या है कि जो हम इस्तेमाल, जिनकी बात अभी मैंने करी, जिन घरेलू हथियारों के बारे में बात बताया मैंने, उनकी रेंज कम होती है। रेंज कम से क्या होता है कि जैसे उनका इस्तेमाल आप अपने लिए कर सकते हो, खुद को मारने के लिए कोई इंसान कर सकता है उनका इस्तेमाल, और या फिर अपने से कमजोर को मारने के लिए। अक्सर कई बार देखा होगा टीवी में न्यूज़ आती है, किसी गांव में किसी आदमी को मारा, उसको लटका दिया रस्सी से, ऐसे कई बार सुनने में आता है। मतलब जो बाहुबली लोग होते हैं, ताकतवर लोग होते हैं, वो मार देते हैं दूसरे को, रस्सी से लटका देते हैं गले में डाल के। और उसका नुकसान क्या है जो घरेलू हथियार है, कि उससे हम जो है अपने से मजबूत दुश्मन को नहीं मार पाते हैं। अगर दुश्मन हमसे मजबूत है तो वो फिर वो काम नहीं आते वो हथियार। हम अपने से मजबूत इंसान को चाकू से नहीं मार सकते हैं, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा मजबूत है, चाकू छीन के वो हमें ही मार देगा। और दुश्मन की संख्या ज़्यादा होने पर भी घरेलू हथियार काम नहीं आते। मान लीजिए आप अकेले हो, सामने 4 लोग खड़े हुए हैं और आपके हाथ में ईंटा पत्थर है या फिर आपके हाथ में चाकू है, तो आप उन चारों से नहीं भिड़ सकते हो, या भिड़ोगे भी तो उनका ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाओगे, वो ज़्यादा नुकसान आपका कर देंगे। और इसी तरीके से सबसे बड़ा जो नुकसान है बंदूक ना होने का, मतलब जो घरेलू हथियार जिनका इस्तेमाल हम जहाँ पर नहीं कर सकते, वो ये है कि हम दुश्मन सेना, अगर सपोज कल को चाइना से या पाकिस्तान से या अमेरिका से हमारी लड़ाई हो जाती है, तो हम उनको रोकने के लिए घरेलू हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास तो आधुनिक हथियार रहेंगे, तो हमें उनसे कैसे लड़ेंगे। तो बंदूक होने से क्या क्या फायदे होते हैं? तो बंदूक होने से वैसे 2 तरह के फायदे हैं। एक तो छोटे लेवल पे फायदे कुछ हैं, और बड़े लेवल पे फायदे हैं। तो छोटे लेवल पे फायदा ये है कि जो बंदूक का रेंज है वो ज़्यादा होती है, मारक क्षमता बंदूक की ज़्यादा बेहतर होती है, जिस वजह से क्या होता है कि आपकी शारीरिक शक्ति ज़्यादा मायने नहीं रखती है। मान लीजिए आप उम्र में कम है या ताकत में कम है, और आपके सामने जो दुश्मन है वो बहुत मजबूत है, तो भी आप बंदूक से उसे डरा सकते हो, लेकिन आप उसे चाकू से नहीं डरा सकते हो, या पत्थर दिखा कर डरा नहीं सकते हो, लेकिन बंदूक से आप डरा सकते हो। जबकि और इसी तरीके से बंदूक होने से संख्या बल भी ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। अगर सामने 4-5 लोग खड़े हुए हैं और आप अकेले हो और आपके हाथ में बंदूक है, तो 4-5 लोग आपके नज़दीक नहीं आएंगे। तो बंदूक होने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इससे जो आपकी शारीरिक शक्ति है और संख्या है वो ज़्यादा मायने नहीं रखती है। इस तरह से आपको कमज़ोर होते हुए भी आप बराबरी कर सकते हो। उसके बाद फिर जो समाज के जो बाहुबली लोग हैं, बुरे लोग हैं, वो अपने से कमज़ोर लोगों का शोषण नहीं कर पाते हैं। जैसे बहुत सारे चोर बदमाश हैं समाज में रहते हैं बहुत जगह पर, तो वो आमतौर पे किसी को लूट रहे हैं, किसी से कुछ पैसा छीन लिया, कुछ कर लिया, वो चीज़ समाप्त हो जाती है बंदूक रहने से। इसके अलावा जैसे दंगे हो जाते हैं कभी कभी समाज में, शहरों में, गाँव में, तो उन दंगों में आप अपने परिवार को बचा सकते हो बंदूक रहने की वजह से। किसी का साउंड आ रहा है, सभी लोग म्यूट कर लीजिए। वरुण, सबको म्यूट कर दो एक बार। मैंने सबको म्यूट कर दिया। कुशागर आप अनम्यूट कर लो खुद को। हाँ, तो ये रही बात कि भाई दंगों, जैसे बंदूक रखने से भी फायदा ये भी है कि अगर दंगे हो रहे हैं आपके शहर में, तो आप अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे गली मोहल्लों में क्या होता है, चाकू है, छुरी दिखा के बहुत सारे लुटेरे हैं, बदमाश हैं जो कि लूट लेते हैं चाकू छुरी दिखा के। बहुत कॉमन चीज़ है, मेरे दोस्त के साथ ऐसा हो चुका है दिल्ली में।
उसे चाकू दिखा के उसका लैपटॉप और फोन वगैरह सब छीन लिया था। तो इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी अगर लोगों के पास बंदूक रखने का अधिकार रहेगा तो। फिर लड़कियों महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, शोषण होता है, राह चलते छेड़खानी होती है, वो भी बंद हो जाएगी बंदूक रखने से। और पुलिस जो आम जनता को पीटती रहती है सड़क चलते, कभी भी किसी को मार दिया पीट दिया, या जेल में ले जाके मार दिया पीट दिया, कुछ भी कर दिया, तो ये सारी जो अपराध, पुलिस के जो अपराध हैं वो भी घट जाते हैं या एकदम नहीं होते हैं लगभग। और सरकारें जो लोगों को अनसुना करती हैं, सरकारें जैसे आपकी कोई मांग है, सरकार जनता की कुछ मांग है कि ये होना चाहिए, फिर भी सरकार अक्सर उसको नहीं सुनती है। तो ये जो सरकार जो अनसुना करती है, तो ये या तो फिर उसे कोई कारण देना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं सुन रही है, खुले में आकर के सबके सामने आके बताना पड़ेगा कि हम ये बात नहीं मान रहे हैं, इसलिए नहीं मान रहे हैं, उसका रीजन है। अदरवाइज वो ऐसे अनसुना नहीं कर पाएंगे, उनको जवाब देना पड़ेगा। और जो बड़े फायदे हैं, तो छोटे फायदे हो गए, तो इनको तो अगर मैं भूल भी जाऊं तो दो मिनट के लिए कि ये नहीं होने वाला है, आप अगर कोई मानता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, जो बड़े फायदे हैं ये तो होने ही होने हैं बड़े फायदे। और वो बड़ा फायदा ये है कि जो दुश्मन देश, अगर जैसा मैंने बताया कि कल को हमारे साथ, हमको ये उम्मीद है कि हो सकता है अमेरिका या चीन या पाकिस्तान से हम पर हमला हो, तो उसमें बचने के लिए बंदूकों का होना बहुत जरूरी है लोगों के पास। और दूसरा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फायदा है वो हथियार निर्माण में देश बेहतर हो जाता है, कि जब बंदूक रखने का अधिकार लोगों के पास आता है तो लोग उसको इस्तेमाल करना सीखते हैं, और उससे फिर वहां से इनोवेशन होता है, लोग बंदूक बनाने के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, वहां फैक्ट्रियां लगती हैं देश में, वो बंदूक का निर्माण करती हैं। तो अब बहुत से लोग ये भी सोचते हैं जैसे कि युद्ध कभी हम पे होने नहीं वाला है, चाइना रशिया या जो भी देश कोई भी हम पे हमला कभी नहीं करेगा। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आंकड़े रखे हैं, ये पिछले सन 2000 के बाद से जो दुनिया भर में युद्ध चल रहे हैं उनके बारे में है। तो इसको मैंने वेबिनार वाले ग्रुप में पोस्ट भी किया था, इसलिए क्योंकि आप पढ़ के बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी मैं 2-3 पढ़ दे रहा हूँ। 2003 से प्रेजेंट में, 2003 से ये युद्ध शुरू हुआ, पहला वाला जो आप देख पा रहे हैं, और अभी तक चल ही रहा है युद्ध। इस युद्ध में कौन कौन से देश इन्वॉल्व हैं? चाइना इन्वॉल्व है, ईरान, रशिया, बेलारूस, सूडान, लीबिया। और ये हो कहाँ पर रहा है? सूडान, चाड, लीबिया, एरिट्रिया, इन देशों में ये युद्ध चल रहा है। इसी तरीके से 2004 से लेकर प्रेजेंट अभी भी चल ही रहा है। नाइजीरिया में बेलारूस और इसराइल, ये तीनों देश मिलकर लड़ रहे हैं, नाइजीरिया में युद्ध चल रहा है। ऐसे बहुत सारे, नीचे आखिरी के 3 देखेंगे ये भी 2004 से चल रहे हैं, अभी तक चल ही रहे हैं। 2014 से लेकर अभी तक ये चल रहा है एक युद्ध, अभी नया नया शुरू हुआ है। इसमें यूएस है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस, इसराइल, रशिया, जॉर्डन, बेलारूस, सऊदी अरेबिया, ये सब मिलकर लड़ रहे हैं लीबिया के अंदर। तो इन सब देशों में इतने इतने युद्ध चल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये मत सोचिए कि हमारे देश में कभी युद्ध नहीं होने वाला है, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, आराम से सब लोग जीते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी युद्ध हो सकता है, कोई नहीं जानता। और अगर बंदूक नहीं हुई, अगर युद्ध होता है तो बंदूक नहीं होती, तब क्या समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं हमें। तो देखिए, जिन देशों में युद्ध चल रहा है वहाँ की कुछ खबरें मुझे मिली थी। तो ये पीएनजी एक देश है, आसियान कंट्रीज के पास है, ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा दूर है। वहाँ पर 22 लोगों के गांव में एक कुछ गए आतंकवादी और जाके 22 लोगों को मार डाला बिना किसी वजह के। और उसके बाद ये दूसरा है, ऐसे अफ्रीका का देश है, एक माली देश अफ्रीका का, यहाँ पे भी एक गांव में कुछ आतंकवादी जाके 100 लोगों को मार डालते हैं, 19 का अपहरण करके ले जाते हैं। तो ये जो खबर है, ये भाई वो मार क्यों पाए? वो लोग जो आतंकवादी थे 4-5 लोग ही थे इसमें, अगर आप पूरी खबर पढ़ोगे पता चलेगा 4-5 लोग ही थे, 6-7-10 लोग थे, और उन्होंने जाके सभी को मार डाला, 100 लोगों को मार डाला। उसमें 100 लोगों में बच्चे भी थे, औरतें भी थी, जवान भी थे, बुढ़े भी थे। तो ये हिम्मत क्यों हो रही है, ये ताकत क्यों आ रही है उनके अंदर? क्योंकि जो दूसरा पक्ष है जो कि मर रहा है, उनके पास बंदूक नहीं है, उनके पास रिटेलिएट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। इसी तरीके से इतिहास की बात बताएं थोड़ा सा अगर हम, तो 1937 में ये जापान की सेना थी, चीन में घुस गई थी। उस समय 1937 से के आसपास जो है, चाइना की जो राजधानी थी वो नानजिंग एक शहर था, आज बीजिंग है शायद, उस समय नानजिंग थी। तो नानजिंग शहर में घुस गई थी जापान की सेना, और वहां घुस करके वहाँ की जो जनता थी उनके साथ इतनी मार काट करी। 6 हफ्ते तक वो रहे थे जापान के सैनिक, और उन्होंने लगभग 6 हफ्ते में 3 लाख लोगों को मार डाला था, 6 हफ्ते के अंदर। मतलब ये ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान की सेना दिल्ली में घुस आए और दिल्ली में घुस के मार काटना शुरू कर दे। तो ये 1937 में ऐसा हुआ था, जापान की सेना घुस के और इतनी बुरी तरीके से मार काट करी थी, कई लोग को जिंदा गाड़ दे रहे थे। ये आप फोटो देख रहे हैं, अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो ये बच्चे के फोटो नीचे, इन बच्चों को पकड़ पकड़ के जिंदा गाड़ दिया जा रहा था, गड्ढे खोद करके जिंदा गाड़ दे रहे थे, लोगों को जिंदा गाड़ दे रहे थे, लोगों का सर कलम कर रहे थे, ऐसे बिठा करके तलवार से काट रहे थे सर। तो इस तरह के हालात हो सकते हैं हमारे साथ भी अगर हमने, और इनके साथ हालात हुआ क्यों? क्योंकि इनके पास बंदूकें नहीं थी, लड़ने के लिए कोई इनके पास हथियार नहीं था। और आज भी नहीं, चाइना आज भी जो है बंदूकों पर बैन लगा रखा है। चाइना जो है दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ पे बंदूकों पर बहुत तगड़ा बैन है, वहाँ के लोग बंदूक खरीद ही नहीं सकते। इंडिया में तो फिर भी थोड़ा सा आसान है चाइना के मुकाबले। तो ये हालात, ऐसे ऐसे हालात का हमें सामना करना पड़ सकता है अगर हमारे पास बंदूक ना हुई तो। फिर उसके 10 साल के बाद चाइना की सेना ने तिब्बत पे हमला करा, तो जानते होंगे इस बारे में थोड़ा बहुत। कि तिब्बत में जो है उस समय 60 लाख लोग रहते थे, 1949 की बात है। और 1949 से लेकर 1959 तक चाइना की सेना ने तिब्बत पे हमला करके वहां पे लगभग 12 लाख लोगों को मार डाला।
और जो बाकी बचे थे बहुत सारे देश छोड़ के भाग गए, भारत में, नेपाल में, भूटान में जाके बस गए। तो ये भी नरसंहार हुआ था, बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था। इसमें बहुत सारे लोग को जला दिया गया था, पकड़ पकड़ के बहुत सारे लोग को काट दिया गया था, चीन की सेना ने काट डाला था। तो कहने का मतलब है इनके पास भी हथियार नहीं थे। तिब्बत के जो बौद्ध भिक्षु थे इनके पास भी कोई हथियार नहीं होता था। हथियार के नाम पे मतलब होता था तलवार वगैरह, लेकिन तलवार आज से 200 साल पहले ठीक ठीक था। लेकिन आज जो है आधुनिक हथियार आ चुके, तो आपको जो मौके पे जो हथियार हैं आपके दुश्मन के पास, आपको उनका मुकाबला करना है। तो इसीलिए हथियार का भी लेवल स्तर वही होना चाहिए जो कि आपके दुश्मन के पास है। अब ये तस्वीर है इराक की। तो इराक भी 2003 सन 2000 से पहले काफी विकसित तो नहीं, बहुत अमीर देश था, बहुत पैसा था, जैसे आज सऊदी अरेबिया वगैरह है। तो ये ऊपर की तस्वीर आप जो देख पा रहे हैं, यहाँ की महिलाएं हैं कैसे कपड़े पहनी हैं, कितनी अच्छे से सब देखने में लग रहे हैं, पढ़े लिखे लग रहे हैं देखने में। और आज उनकी क्या हालात है देखिए जरा, नीचे जो फोटो है जिसमें बुर्का पहन के औरतें खड़ी हुई हैं, एकदम मतलब बुरी हालत हो गई है। ना खाने को खाना है, ना पीने को पानी है, एकदम बदहाल जिंदगी जी रहे हैं सबके सब। और इसका कारण भी यही था क्योंकि इनके लोगों के पास हथियार नहीं थे लड़ने के लिए। इन्होंने कभी हथियार ना बनाए और ना कभी लोगों को दिए इनकी सरकारों ने। इसी तरीके से दूसरी तस्वीर है दाहिने हाथ पर, ये लीबिया की है। लीबिया भी जो है एक समय था काफी विकसित देश था, काफी अच्छा देश था, काफी पैसा था इनके पास। और फिर उसके बाद अमेरिका से इनकी लड़ाई हो गई, अमेरिका से लड़ाई हुई तो इन्होंने, अमेरिका वालों ने इनको लूट लिया और पूरा देश बर्बाद हो गया। और ये नीचे वाली तस्वीर इनकी बर्बादी की है, ऊपर वाली इनकी जब ये विकसित है तब की है। और उसका कारण भी एकमात्र यही है कि इनके पास भी हथियार नहीं थे, इनके देश में हथियार बनते भी नहीं थे और ना इनके लोगों के पास थे। और इनके लोग भी हमारी तरह ही बिना हथियार की जिंदगी जी रहे थे और इनके साथ ये हालत हुई। और बंदूक अगर होती है तो क्या फायदा होता है कि ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं बाएं साइड में, दो तस्वीरें वियतनाम की हैं। तो वियतनाम के लोगों को बंदूक रूस ने भेजी थी जब वियतनाम पर अमेरिका ने हमला किया था। तो वियतनाम की सेना हार गई थी, उनकी जो साधारण जो मतलब ऑफिशियली जो सेना होती है वो हार चुकी थी अमेरिका से लड़ाई करके। बहुत सारे जवान उनके मारे गए थे, उनके हथियार खत्म हो गए थे। तो रूस ने वियतनाम की जो आम नागरिक थे उनको हथियार भेजे और उन्होंने वहां की जो अमेरिकी सेना थी उनसे लड़ाई करी। और देख सकते हैं यहाँ तस्वीर, एक 11-12 साल की लड़की है जिसने एक बंदी बनाया, एक सैनिक को, एक फाइटर जेट का पायलट है उसको बंदी बना लिया है। तो अब जरा सोच के देखिए, ये फाइटर जेट का सैनिक है, कम से कम 30 साल उम्र होगी, 40 साल, मजबूत है, शक्तिशाली ज्यादा है। और ये लड़की 11-12 साल की है, सिर्फ बंदूक की वजह से उसने उसको बंदी बना लिया है। अगर बंदूक के बजाय चाकू होती उसके हाथ में या ईंटा पत्थर होता जो कि हमारे घरेलू हथियार हैं, तो शायद ऐसा नहीं होता, ये ना बंदी बना पाती। तो बंदूक की बहुत ताकत होती है। बंदूक एक ऐसा हथियार है जो कि शारीरिक रूप से कमजोर और मजबूत इंसान में फर्क नहीं करता है, वो दोनों को बराबर का मौका देता है अपने आप को बचाने का। और ये तीसरी तस्वीर है जो कि दाहिने हाथ में, ये 1962 की तस्वीर है, भारत चीन में जब युद्ध हो रहा था। तो भारत चीन के युद्ध के दौरान जो असम और उधर का नॉर्थ ईस्ट इलाका है वहां पर हमारी सेना हार गई थी, हार के पीछे हटने लग गई थी। तो वहां के आम नागरिक जो थे, उसमें औरतें, आदमी, सभी लोगों ने जो भी उनको हथियार वहां मिले आसपास से इकट्ठा करके और खुद लड़ने के लिए वो तैयार हो गए थे कि उन्हें लगा था कि अगर सैनिक यहाँ आएंगे तो हम उनसे लड़ना पड़ेगा, हमें भागना कोई चारा नहीं, आप भाग भी नहीं सकते इतनी दूर से, यहाँ कहाँ भाग के जाओगे कहाँ। तो उनको लड़ने के लिए उन्होंने बंदूकें उठा ली थी उस समय। तो कहने का मतलब है कि आज भी हमारे पास बहुत कम लोगों के पास बंदूकें हैं। तो उस समय चीन इतना मजबूत देश नहीं था जितना कि आज हो चुका है, आज 40 साल बाद, 50 साल के बाद। और फिर अमेरिका तो बहुत ही मजबूत है। तो कहने का मतलब अगर हमारे देश पे हमला होता है तो हमें, अगर बंदूक नहीं हुई या फिर बहुत कम संख्या में हुई जैसा कि आज है, तो हमें बहुत ही बुरे हालात का सामना करना पड़ेगा। और बंदूक होने से एक सबसे बड़ा फायदा होता है कि जब नागरिकों के पास बंदूक होती है तो उससे उनका क्या होता है कि वो उसमें इनोवेशन करते हैं, उसमें वो बेहतर हथियार बनाने की ओर प्रोत्साहित होते हैं। जैसे ये पाकिस्तान की तस्वीर है, पाकिस्तान में बहुत से लोगों के पास AK-47 है, वो है तो अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से है। लेकिन होने से फायदा ये हुआ कि वहाँ के बहुत सारे नागरिक हैं वो की बंदूक बनाना सीख गए और वो आज की तारीख में AK-47 बिल्कुल जैसे होती है वैसे की वैसे ही बना रहे हैं, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है असली में नकली में। तो AK-47 हम देखा जाए आज भारत के जो मतलब जो फैक्ट्री है वो नहीं बना पा रही हैं। हम AK-47 आज हमें रशिया की मदद लेनी पड़ रही है AK-47 बनाने के लिए। रशिया की कंपनी है वो आके भारत में बनाएगी AK-47 का मतलब एडवांस्ड वर्जन है AK-203, लेकिन हम AK-47 भी नहीं बना पाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो नागरिक हैं, कारीगर, ये बना ले रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि वहाँ के लोगों के पास बंदूकें हैं। इस वजह से क्या होता है, जो उसमें जब बंदूक देखते हैं बचपन से, वो देख रहे हैं, उसके साथ खेल रहे हैं, तो उनको मौका मिलता है सीखने का कि इसे बनाया कैसे जाए। इसका बहुत बड़ा फायदा होता है ये कि बंदूक जब होती है तो उसके हमारे जो कारीगर होते हैं उन्हें बनाने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा। और जो हम विदेशों से हथियार खरीद के ला रहे हैं देश में, आज इतने करोड़ों करोड़ों रुपए या अरबों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, वो हमारे बचेंगे। तो एक सवाल आता है कि भाई क्या बंदूक जब हम देंगे लोगों को, जो हमारा कानून है उसके अकॉर्डिंग, तो क्या लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे? तो
तो ये बहुत ही इसका जो उदाहरण मूलतः लोग देते हैं वो देते हैं अमेरिका का। अमेरिका से अक्सर खबरें आ जाती हैं कि अमेरिका में किसी ने स्कूल में किसी को मार डाला या कहीं पे किसी मॉल में घुस के लोगों को मार डाला। तो वैसे तो दुनिया के बहुत सारे देशों में बंदूक रखने का अधिकार है, स्विट्जरलैंड में, यूरोप के बहुत सारे देशों में है, लेकिन अमेरिका का नाम ज़्यादा आता है, इसलिए मैंने यहाँ अमेरिका का उदाहरण रखा है। बाकी देशों में ऐसा ज़्यादा घटनाएं देखने को नहीं मिली हैं, लेकिन जो अमेरिका का नाम आता है ना वो भी बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, इतना अमेरिका में भी कुछ नहीं होता है। तो पहले तो ये जान लेते हैं अमेरिका में कितने हथियार हैं। देखिए, अमेरिका में 40 करोड़ बंदूकें हैं। अमेरिका की आबादी 33 करोड़ है और वहाँ बंदूकों की संख्या 40 करोड़ है। और अमेरिका की जितनी पुलिस है, पुलिस के पास जितने हथियार हैं, जितनी बंदूकें हैं, उनसे 400 गुना ज्यादा हथियार अमेरिका की जनता के पास है, 400 गुना ज्यादा। और सेना से 100 गुना ज्यादा, सेना से भी उनके पास 100 गुना ज्यादा हथियार अमेरिका की जनता के पास है। और वहाँ के जो लोग हैं हथियार रखने के वैसे कई कारण हैं। कई लोग हथियार शौक में रखते हैं, कई लोगों को हथियार रखने कलेक्शन करने का शौक है, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है वो सुरक्षा का है। वो जो अभी तक जानकारी लोगों से वहाँ सर्वे हुआ तो उसमें पाया गया सब लोग सुरक्षा के लिए रखते हैं, और खासकर से 27% महिलाएं और 8% पुरुष जो हथियार रखते हैं वो सुरक्षा की वजह से रखते हैं कि उनके साथ कोई हमला होता है उनके ऊपर या किसी तरीके का कोई घटना होती है तो उसमें बचने के लिए। अब बात करते हैं नंबर ऑफ डेथ्स की। तो नंबर जो अमेरिका में जो हर साल मौतें होती हैं, तो मुझे ये 2018 का आंकड़ा मिला। तो इसमें देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत सारी बीमारियां जैसे लोग मरते हैं, तो उनकी वजह से जो मरने वाली संख्या है वो लगभग 20,80,000 है अमेरिका में हर साल मरने वालों की संख्या। जैसे हार्ट डिजीज है, कैंसर है, हार्ट डिजीज से हर साल 6.5 लाख लोग मरते हैं, कैंसर से 6 लाख लगभग मरते हैं, एक्सीडेंट से 1,70,000 के आसपास लोग मरते हैं। ऐसे बहुत सारी बीमारियां, डायबिटीज से 80,000 के आसपास लोग मरते हैं। और सुसाइड से मरते हैं 47,000 लोग मरते हैं। उस सुसाइड में जो मरने वालों की संख्या है वो 82% है गन से मरने वालों की संख्या। 82% लोग गन से सुसाइड करते हैं, बंदूकों से सुसाइड करते हैं। और उसके बाद जो ऐसे मौतें होती हैं जो कि किसी इंसान ने दूसरे इंसान को मार दिया, उनकी संख्या 14,000 है। तो कहने का मतलब है कि जो टोटल जो डेथ होती है हर साल अमेरिका में वो 20,80,000 है, और जो सिर्फ बंदूकों से होती हैं वो 14,000 है। और जो सिर्फ बंदूकों से हो रही है उनमें भी बहुत सारी मौतें ऐसी हैं जिसमें कि मान लीजिए कोई चोर किसी घर में घुसा तो वहां के मालिक ने उसे गोली से मार दिया, घर के मालिक ने। तो इस तरह की मौतें, मतलब चोर घुस रहा है तो चोर की गलती यहाँ पर है तो उसकी वजह से उसे मरना पड़ा। उसके पास हथियार नहीं होता तो चोर चोरी करके ले जाता सामान कुछ, या उसे हो सकता उसी आदमी जो घर का मालिक है उसे ही मार डालता चोर। तो इस तरह की मौतों को भी गलत कहना सही नहीं है कि बंदूक से 14,000 लोग मर रहे हैं। फिलहाल अगर देखा जाए कुल प्रतिशत जितने लोग मरते हैं तो वो प्रतिशत बहुत कम है, 0.67% है टोटल का जितने लोग मरते हैं हर साल अमेरिका में। 20,80,000 में से 14,000 लोग ही बंदूक से मरते हैं। और भारत की बात करें तो भारत में एक डिस्ट्रिक्ट है, कुर्ग नाम है, कर्नाटका में, जहाँ पर पिछले 120-140 सालों से बंदूक रखने का अधिकार है लोगों के पास। वहाँ के लोग बिना लाइसेंस के बंदूक खरीद सकते हैं, रख सकते हैं। और अगर देखा जाए तो यहाँ का क्राइम रेट कुर्ग का बहुत कम है। कुर्ग का क्राइम रेट देखिए 299 अगर आप पढ़ पा रहे हो, और दिल्ली का देखिए 974 है, इंदौर का 769 है, भोपाल का 719 है, जयपुर का 597। तो ऐसे देखिए अगर कुर्ग का कंपैरिजन करें बंदूक यहाँ पर, जहाँ पर लोगों के पास बंदूक है वहाँ पर मृत्यु दर बहुत कम है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार का ये बयान है, होम मिनिस्ट्री का बयान है कि कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में पिछले 100 सालों में बंदूक से एक भी गलत घटना नहीं हुई। एक भी इंसान ने बंदूक दिखा के किसी से चोरी नहीं करी, बंदूक दिखा के किसी के साथ गलत काम नहीं किया आज तक। वहां पिछले 100 साल में ये रिकॉर्ड रहा है। तो कहने का मतलब है बंदूक अगर हम देते हैं आम नागरिकों को तो उससे कोई नकारात्मक ज्यादा घटनाएं नहीं बढ़ने वाली हैं। जितनी हो रही हैं वो तो होती रहेंगी, उसको तो आप वैसे भी नहीं रोक पा रहे हो, अभी भी नहीं रोक पा रहे हो। उसके रोकने के तरीके हैं जूरी कोड कानून वगैरह, लेकिन बंदूक देने से इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाली ज्यादा। तो अब बात करते हैं जो प्रस्तावित जनमत संग्रह कानून है उसकी बात करते हैं। तो हमने जो प्रस्ताव रखा है उसमें ये होगा कि जैसे ही कानून पास होता है तो सरकार एक जनमत संग्रह कराएगी, रेफरेंडम कराएगी, जिसमें अगर 55% मतदाता इस कानून को लागू करने की सहमति दे देते हैं तभी ये कानून लागू होगा। तो जनमत संग्रह कराने का कारण ये है क्योंकि इसमें बहुत सारी बाध्यताएं हैं कि आपको कितने हथियार रखना अनिवार्य होगा। तो एक तरीके से ये थोड़ा पैसा खर्च करने वाली बात है कि हर इंसान हो सकता है पैसा खर्च करने को तैयार ना हो। इस वजह से हम चाहते हैं कि मतलब लोग अपनी मत दें कि वो रखना चाहते हैं नहीं रखना चाहते हैं। अब इस कानून की जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें जितने भी कानून में जो संबंधित मामले होंगे, किसी तरीके की मसला होता है इस कानून के दौरान, कानून के पास होने के बाद बंदूकों को लेकर के, तो उसका जो निपटाना, जितना भी उसकी सुनवाई होगी, कार्रवाई होगी, वो सारी नागरिकों की जूरी द्वारा होगी। वो जज द्वारा नहीं होगी। नागरिकों की जूरी तय करेगी किसको बंदूक देना है, किसको नहीं देना, ये सब चीजें मसले सारे नागरिकों की जूरी तय करेगी। और उसके बाद
ये है कि इसमें कानून जब पास हो जाता है तो जिनके पास 10 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति है, ऐसे युवक, ऐसे वयस्क जिनके पास 10 लाख से ज्यादा की संपत्ति है, उनको कम से कम एक बंदूक रखना पड़ेगा घर में और 100 जिंदा कारतूस घर में रखना अनिवार्य होगा। इसके बाद क्या है कि इस कानून के पास होने के साथ ही प्रधानमंत्री हर एक जिले में, देश में लगभग 734 जिले हैं, उनमें हर एक जिले में एक डिस्ट्रिक्ट गन ऑफिसर नियुक्ति करेंगे, डीजीओ की, डिस्ट्रिक्ट गन ऑफिसर की, जिला शस्त्र अधिकारी की। और वो जो जिला शस्त्र अधिकारी होगा वोट वापसी पासबुक के दायरे में होगा और उस पर जो भी मामला, कोई भी उसके खिलाफ शिकायत आती है तो उसकी सुनवाई जूरी मंडल के दायरे में होगी। और जिला शस्त्र अधिकारी का काम ये होगा कि वो, पहला काम तो उसका ये होगा कि वो ट्रेनिंग देने का भी काम करेगा लोगों को, जो हथियार जिनको रखना पड़ेगा उनको ट्रेनिंग देना, हथियार का इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब चीज़ें सिखाएगा। और खासकर से जो 22 साल से लेकर 50 साल तक के लोग हैं उनको प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा, 2 साल के लिए उन्हें प्रशिक्षण लेना पड़ेगा हथियार का इस्तेमाल संबंधित। इसके बाद एक काम जो डीजीओ करना पड़ेगा, बहुत महत्वपूर्ण है, कि डीजीओ हर हफ्ते हर सप्ताह में कुशाग्र एक मिनट, हाँ एक मिनट, यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये जो है कि नागरिक 2 वर्ष के भीतर प्रशिक्षण अनिवार्य होगा, तो वो प्रशिक्षण 2 साल के लिए नहीं होगा, वो प्रशिक्षण शायद कुछ महीनों के लिए होगा, 1-2 महीने या फिर 3 महीने, पर 2 वर्ष के अंदर उसको लेना ही पड़ेगा, वो है। अच्छा अच्छा, ओके, हाँ हाँ अच्छा, हाँ सही बात है, 2 वर्ष के भीतर मतलब उसे लेना पड़ेगा। 2 वर्ष जैसे ही कानून पास होता है, 2 वर्ष के अगले 2 वर्ष में नागरिकों को प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, ये कहने का मतलब है। और इसके बाद जो डीजीओ होगा, जो डिस्ट्रिक्ट गन ऑफिसर होगा, वो क्या करेगा कि हर हफ्ते मतदाता सूची में से 0.01% वयस्क नागरिकों का चयन करेगा, लॉटरी से नाम निकालेगा। 0%, मतलब ये जो प्रतिशत दे रखा है इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए अगर आपके शहर में 10,000 लोग हैं तो उसमें से 10 लोग का नाम वो निकालेगा और 10 लोग का नाम निकाल के और उनका जो है उनके घर जाएगा, उनके जो डीजीओ को जो कर्मचारी होंगे उसके नीचे काम करने वाले, या डीजीओ खुद भी जा सकता है और जाके देखेगा कि उनके पास जो बंदूक रखी है उनके कारतूस सही सलामत रखे हैं कि नहीं रखे हैं, बंदूक सही सलामत है कि नहीं है। ये उसे हर हफ्ते काम करना पड़ेगा, उसे मतलब एक अकस्मात एक सरप्राइज चेकिंग करनी पड़ेगी डीजीओ को। इसके बाद जैसा बताया कि इस कानून में जो भारतीय नागरिक हैं, वयस्क हैं, उनकी उम्र कम से कम 22 साल ही होनी चाहिए। 22 साल से ऊपर वालों को ही हथियार देने का अधिकार मिलेगा, रखने का अधिकार मिलेगा, उसके नीचे वालों को कोई अधिकार नहीं रहेगा। और जैसे ही कानून पास हो जाता है तो जितने भी तरह की बंदूकें हैं, बहुत तरह की बंदूकें होती हैं, छोटी बंदूकें होती हैं, बड़ी बंदूकें, मध्यम आकार की बंदूकें होती हैं, तो उनको रखने के लिए जिला शस्त्र अधिकारी से पंजीयन कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जो भी जिला शस्त्र अधिकारी होगा आपके शहर का, उसके पास जाके आपको सारी लिखा पढ़ी करा के उसके बाद आपको बंदूक मिल जाएगी। और कोई भी नागरिक जो है 2 तरह की बंदूकें रख सकता है, कम से कम, मतलब कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2, और 2 से ज़्यादा रखनी है तो उसके लिए फिर आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा जिला पुलिस प्रमुख से। तो ये 3 जो है थोड़ा समझने वाली बातें कि 2 बंदूक आप मैक्सिमम रख सकते हो, 2 के बाद आपको फिर लाइसेंस लेना पड़ेगा। और साथ ही साथ जैसे ही कानून पास हो जाता है वैसे ही भारत सरकार जो इंसास राइफल है और इसके बाद ये कई तरह की बंदूकें हैं, 303, 202, .22 रिवॉल्वर, और जो भारतीय पुलिस द्वारा जो बंदूकें इस्तेमाल की जा रही हैं जिनका स्तर इंसास से कम का है, उनके डिज़ाइन सार्वजनिक कर देगी, उनके डिज़ाइन को पब्लिक में रख देगी ताकि कोई भी नागरिक उस डिज़ाइन को देख के समझ के उसके तरह की बंदूक बना सके। और जो बंदूक बनाने वाले जो लोग होंगे उनको पंजीकरण करवाना रहेगा, उनको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब वो जाके डीजीओ में या जो भी संबंधित कार्यालय होंगे वहाँ पे जाके उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और उसके बाद वो फिर बंदूक का निर्माण कर सकते हैं, बंदूक के पुर्जे बना सकते हैं, कारतूस बना सकते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट बना सकते हैं, इन सब की फैक्ट्री लगा सकते हैं वो करने की। और साथ ही जैसे ये कानून पास हो जाता है वैसे ही भारत में विदेशी निवेश की अनुमति नहीं होगी। कोई विदेशी कंपनी अगर भारत में आके बंदूक बनाना चाहती है तो उसको फिर अनुमति नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ भारत के लोग भारत के अंदर ही बंदूक बना सकते हैं, उन्हीं लोग को मौका मिलेगा बंदूक बनाने का। और जैसे ही कानून पास हो जाता है तो उससे क्या परिवर्तन होंगे, तो परिवर्तन जैसे पहले बताया था, यहाँ पे एक समराइज कर दे रहा हूँ मैं कि चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश से होने वाला जो युद्ध है उसका खतरा हमारा टल जाएगा काफ़ी हद तक। और अगर युद्ध होता भी है तो उसका नुकसान हमें बहुत कम उठाना पड़ेगा। साथ ही भारत हथियारों के विकास में आत्मनिर्भर बन जाएगा, हमें हथियार जो बनाने की कला आ जाएगी, हमारे लोगों को हथियार बनाना सीख जाएंगे बहुत सारे लोग, जिसकी वजह से हमें विदेशों से हथियार बहुत कम खरीदने पड़ेंगे या फिर शायद एक समय के बाद ना भी खरीदने पड़े। हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, हम दूसरे देशों को हथियार बेचना शुरू कर देंगे एक समय आने के बाद से। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो रहेगी लोकल लेवल पे, जो देश के अंदर की हमारी जो सरकारें हैं वो लोगों को अनसुना नहीं करेंगी, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उनका हनन नहीं करेंगी वो,
लोगों को गंभीरता से लेना शुरू कर देंगी, और खासकर से जो सरकारी अधिकारी हैं, जज हैं, पुलिस हैं, वो बहुत तमीज से पेश आने लगेंगे लोगों के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे, जैसा कि आज बहुत ज़्यादा होता है, देखने में आता है। थैंक यू।